अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं व्यूवर्स टीवी और मैं आपका होस्ट बिलाल हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। आज के एपिसोड में हम साइफर केस की जो कहानी है जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें एक भूचाल आया हुआ है और खान साहब का जो सियासी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो सियासी मुस्तकबिल है वो भी उसी साइफर केस से जो है वो जुड़ा हुआ है। आपको पता है जिस तरह से बड़ी तेजी से इसके ऊपर पेशरफ्त हो रही है इस केस के ऊपर और इसका मुमकिन नतीजा क्या हो सकता है। इन तमाम तर मामलों पर बात करने के लिए मैंने खास तौर पर असदुल्ला हाशमी साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो हमें आज की इस एपिसोड पर जो है वो टाइम दें और हमारे नाजरीन के लिए ये बताएं। असदुल्ला हाशमी साहब एक सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और इंतहाई प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट लॉयर हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले तो इस साइफर केस को ब्रीफली अगर आप सादा लफ्जों में हमारे ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बयान कर सकें कि ये होता क्या है। साइफर बेसिकली एक सीक्रेट कम्युनिकेशन होती है जो किसी भी स्टेट के ऑफिशियल्स की बाहर अपने जो एम्बेसडर्स होते हैं उनके साथ होती है। अब साइफर क्योंकि एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट में कोडिफिकेशन के थ्रू एक मैसेज कन्वे हुआ, थ्रेट मिली है कि जी यूएस की तरफ से, ऑल्दो उन्होंने उसको डिक्लाइन किया लेकिन एक थ्रेट मिल गई कि जी आपकी जो है वो आप अपने वेज को मेंड करें, अदरवाइज जो है वो आपकी जो है वो हुकूमत गिरा सकते हैं। इमीडिएटली उसके आसार जो थे उसमें हुकूमत जो है वो ऑब्वियसली विद इन ए वीक जो है वो मामला जो है वो टर्न आउट हो गए और उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, हुकूमत बदल गई और ये वो। अब केस क्या है जो खान साहब के अगेंस्ट जो केस हुआ है, मैं उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एक्चुअल वो केस क्या है। लोग बहुत सारी बातें करते हैं, जो लीगली चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं वो इम्पोर्टेंट है। अब केस ये है कि जब साइफर आता है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी होती है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 जो है वो बेसिकली इस चीज़ के बारे में है कि जितनी भी ऑफिशियल कम्युनिकेशंस होती हैं ऑब्वियसली वो साइफर्स के थ्रू होती है या इंटरनल चैनल्स के थ्रू होती है, तो उसमें हर डिप्लोमेट की वो ओथ लेते हैं कि जी नेशनल सिक्योरिटी या उसके मुल्क के अगेंस्ट कोई भी इंटरेस्ट में काम होगा उससे वो उसमें कोई भी जो है वो रोल प्ले नहीं करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल ये कि नेगेटिव रोल प्ले नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन लीक नहीं करेंगे, किसी को आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, या फॉर एग्जांपल जो भी ऐसी चीज़ें जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो उसके अंदर जो है वो डिस्क्लोजर नहीं होगा, उसके मामला जो हैं वो सीक्रेट रखे जाएंगे। ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस होती हैं यानी उसके अंदर और साइफर्स के थ्रू। साइफर जो ही आता है तो जो भी उस वक़्त का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या जिसको भी वो भेजा जाता है वो क्या करता है, वो फौरी तौर पे उसको कोडिफिकेशन करके उसको रीड आउट करता है। रीड आउट करके वो इन्फॉर्मेशन उससे देखता है कि अच्छा जी क्या है, वो फौरी तौर पे उस ही इज़ ड्यूटी बाउंड एज पर लॉ कि वो फौरी तौर पे उस डॉक्यूमेंट को फ़ौरन जो है कंसर्न्ड पर्सन जो फॉरेन मिनिस्ट्री के या जो ऑफिशियल पर्सन्स जो होते हैं गवर्नमेंट में एस्टैब्लिशमेंट के जो लोग होते हैं उनको जो है वो और वो करवा दिया जाता है, उसको एग्जिबिट यानी सबमिट करा दिया जाता है और वो अपने पास नहीं रख सकता एज पर लॉ क्योंकि सीक्रेट्स होते हैं, रिवील हो सकते हैं। जो उनका स्टैंस यानी जो टोटल जो गवर्नमेंट का स्टैंस है जिसने केस बनाया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में, उनका स्टैंस ये है कि जी पहली इलीगैलिटी खान साहब ने ये की कि साइफर जो है उसके अंदर कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, वो साइफर कोडिफिकेशन एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन थी और वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन खान साहब को आई और खान साहब ने पहली बात ये कि झूठ बांधा यानी मिसगाइड किया पब्लिक को, नंबर वन इज़। नंबर सेकेंड इज़ दैट कि जी वो साइफर ये रिटेन नहीं कर सकते थे, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कहता है। जो लीगल टीम ऑफ दी खान साहब जो है उनका स्टैंस ये है कि जी क्योंकि वो साइफर जो है वो आया, इन्होंने रिटेन किया, अब उनसे जी मिसप्लेस हो गया, जो कि एडमिटेड फैक्ट है क्योंकि उन्होंने खान साहब की खुद की स्टेटमेंट है कि जी वो जो है क्या कहते हैं साइफर मुझसे मिसप्लेस हो गया। अब इम्पॉर्टेंट जो इसमें मोड़ आ गया इस केस में वो ये हुआ कि ये साइफर एकदम से पब्लिश हो जाता है, एक इंटरनेशनल एजेंसी जो है वेल नोन, एक न्यूज़पेपर्स वाले जो हैं वो इसको पब्लिश कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो कोडिफिकेशन के जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं जिनके थ्रू हमारी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है उसमें पाकिस्तान की कम्युनिकेशंस के बहुत सारे जो टैक्टिक्स हैं या जो बेसिक सीक्रेट्स हैं वो रिवील होने का खदशा हो गया। देखिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि जी किसने किया, चाहे खान साहब ने खुद भेजा
क्योंकि ऑब्वियसली खान साहब एक वेल नोन पर्सन है। जहाँ पे पब्लिश हुआ है उन्होंने साथ उनका जो स्टांस है वो ये है कि हमें आर्मी ऑफिशियल्स ने जो है वो हमारे हैंड ओवर किया है। अब अगर जब वो मिसप्लेस हुआ वो पब्लिश भी हो गया। अब जहाँ से पब्लिश हुआ, आपकी वाली बात कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जी वो पब्लिश होता है और उसमें कि जी वो उनका ये स्टैंस है कि जी मिलिट्री ऑफिशियल ने किसी ने जो है वो इसको हमें दिया है या वटएवर जो भी, तो देखिए बात ये कि इसके लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये क्वेश्चन ऑफ एविडेंस पे आ जाता है कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है कि जी आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट रिवील हुआ है बाहर, किसने किया। अब कोई तो कम्युनिकेशन यूज हुई होगी ना, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास सब कुछ है, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे गया वो डॉक्यूमेंट। ऑफिशियल सीक्रेट से क्या नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान हुआ या नहीं, ये भी अभी क्वेश्चन मार्क है। गॉट इट। कम्युनिकेशन का जो कोडिफिकेशन का मामला है वो तो नुकसान हुआ ही है कि जी वो कोड्स ऑब्वियसली अगर वो होता है तो वो उसको मैच कर सकते हैं कि अच्छा इन कोड्स का क्या मतलब हो सकता है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि खान साहब जो हैं वो कैसे, अगर हम कहें कि जी कैसे बचा जा सकता है इस चीज़ से, कि अगर खान साहब ये प्रूव कर पाएँ इसमें यानी पहली बात तो होती है कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन पे होता है। जिसने केस बनाया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कानूनी शहादत ऑर्डर का एक प्रिंसिपल है ऑलरेडी, यानी यूनिवर्सली एडमिटेड है, द पर्सन हु असर्ट ही हैज़ टू प्रूव। स्टैंस है जो उनकी लीगल टीम का जो स्टैंस है खान साहब की, वो ये है कि जी क्योंकि ये डॉक्यूमेंट में जो बात हुई थी ये नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड थी कि जी पॉलिटिकल, कि जी एक हुकूमत, इलेक्टेड हुकूमत गिराई गई और उससे रिलेटेड ये बात थी सारी, और उसके अंदर इसने रोल प्ले करना था। तो वो ये कहते हैं कि जी क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट की बात थी तो इसलिए हमने पब्लिक को डिस्क्लोज किया। लेकिन आप ये देखें ना कि ये तो हो गया डिस्क्लोज हुआ, लेकिन अब ये डॉक्यूमेंट का बाहर पब्लिश हो जाना और उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का गायब हो जाना इज सफिशिएंट कि जी आपकी यानी कन्विक्शन के लिए अगर देखा जाए कि अगर वो लोग प्रोसिक्यूशन ये प्रूव कर ले कि जी इन्होंने रिटेन किया था वो डॉक्यूमेंट, रिटेन करने के बाद इन्होंने अपने पास वहाँ जमा नहीं कराया और उस डॉक्यूमेंट से जो है वो इन्होंने अपने पास रख के फिर आगे फॉरवर्ड कर दिया जिसको भी, जहाँ पे भी पब्लिश हुआ, और वो फॉरवर्ड करने से नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान हुआ, तो दो मोड़ मुड़ गया ये केस। इस तरह आप फरमा भी रहे हैं कि लीगली ये होता है कि जो केस दायर करता है उसको प्रूव करना, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है। ऐसे ही 100%। इसी केस में प्रोसिक्यूटर ने ये केस किया हुआ है और वो ये कह रही है कि खान साहब ने रिटेन किया फिर इसको लीक करवाया। ये अब प्रोसिक्यूटर को प्रूव करना पड़ेगा कि खान साहब ने ही लीक करवाया है। 100%। और इंटरनेशनल लीक जिस न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ ये खान साहब के थ्रू ही गया है। बिल्कुल है। पनिशमेंट के लिए इतना ही काफी है। देखिए मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सब क्लॉज 3 में पनिशमेंट्स की कैटेगरीज बताई गई हैं। 3 कैटेगरीज हैं उसमें। एक पनिशमेंट है डेथ सेंटेंस, ठीक है। सेकंड पनिशमेंट इज 14 इयर्स। थर्ड पनिशमेंट है कि कोई और अगर अदर ऑप्शन होता है तो देन आपको ये कह देते हैं कि जी 3 इयर्स पनिशमेंट, यानी मिनिमम पनिशमेंट 3 इयर्स है, मैक्सिमम डेथ सेंटेंस है उसके अंदर अगर पनिशमेंट होती है तो ऑब्वियसली वो प्रूव करेंगे। ये डेफिनेट बात है कि बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे है। प्रोसिक्यूशन इसको प्रूव करेगी कि इन्होंने जो खान साहब हैं इन्होंने वो डॉक्यूमेंट रिटेन किया। सेकंड वन ये कि जी रिटेन करने के बाद इन्होंने गायब किया उसको डॉक्यूमेंट को। थर्ड वन ये कि वो डॉक्यूमेंट की आइडेंटिटी को इन्होंने फॉरेन में अगर भेजा या डिस्क्लोज किया या कुछ भी किया वो ये प्रूव करेंगे। जिस हद तक प्रूव होगा और ऑनरेबल कोर्ट्स उसके मुताबिक फैसला कर देंगे। अब इसमें ये जो साइफर केस का मामला है और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है, ये अभी आपने 3 सज़ाएं जो है अभी बयान की हैं लीगली इस एक्ट के तहत। तो आप स्पेसिफिकली अगर हम इसी खान साहब के केस की बात करें, एक तो हमारे नाज़रीन के लिए अगर आप हिस्टोरिकली कोई ऐसा केस बता दें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत किसी को पनिश हुआ हो, कोई केस ऐसा चला हो हमारी थ्रू आउट हिस्ट्री में, उसको कोई सज़ा हुई हो, कोई एग्जांपल कोट करना चाहें हिस्टोरिकली। और सेकेंडली स्पेसिफिकली इस केस की अगर हम बात करें तो इसमें खान साहब को आप तक की जो प्रोसीडिंग है, जो मूविंग फॉरवर्ड जो चीज़ें हैं, डॉट अगर हम कनेक्ट करें, केस चल रहा है कोर्ट में, हम प्रीएम्प्टिव हम कोई अटैम्प्ट नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि एक मुमकिन फैसला या पनिशमेंट या जो सज़ा है वो खान साहब को क्या हो सकती है। अच्छा देखें, इसमें 2 एस्पेक्ट हैं। अगर प्रोसिक्यूशन जो मैंने आपको पहले बात की कि अगर वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट केस को प्रूव कर देते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली खान साहब को सज़ा होगी, ये अंडरस्टूड बात है। अगर
प्राइम मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, जो कि खान साहब का, आज़म खान साहब थे। अब उन्होंने उसके अंदर स्टेटमेंट उनकी है कि जी खान साहब ने वो जो हमारा रिकॉर्ड है उसके अंदर सबमिट नहीं करवाया। अगर ये प्रूव हो जाता है कि खान साहब ने जो साइफर है वो खुद रिटेन किया, रिटेन करने के बाद उसको मिसप्लेस करने की बजाय उन्होंने आगे जो है वो यानी या मिसप्लेस किया, ये भी इट्सेल्फ अगर तो सिर्फ मिस्टेक तक है, यहाँ तक है, तो फिर उनकी पनिशमेंट अदर कैपेसिटी में आ जाती, जिसकी सज़ा 3 साल है। लेकिन अगर वो ऑफिशियल सीक्रेट उन्होंने रिटेन किया और रिटेन करने के बाद आगे फॉरवर्ड कर दिया अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी को या अमेरिकन न्यूज़पेपर को, तो और ये प्रूव हो जाता है और उससे प्रोसिक्यूशन ग्रेविटी उसकी प्रूव कर देती है कि नेशनल सिक्योरिटी को इस हद तक नुकसान पहुंचा, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इस हद तक नुकसान पहुंचा, तो इसकी सज़ा डेथ सेंटेंस भी हो सकती है, इसकी सज़ा 14 साल रेगुलर पनिशमेंट भी हो सकती है। गॉट इट? ये है टॉप पे। अगर प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपने केस को प्रूव कर जाती है तो देन उसकी पनिशमेंट ये होगी। अब अगर फॉर एग्जांपल कुछ बीच में कुछ हद तक प्रूव हो, कुछ बीच में लैकुनाज रह जाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां तक प्रूव हो जाए कि जी ये इन्होंने इलीगली रिटेन किया था, रिटेन करने के बाद इन्होंने अपने पास रखा और उसको डिस्क्लोज किया या मिसयूज किया या किसी भी तरीके से, यानी लेकिन इन्होंने वहां तक चेन नहीं मिलती कि जी इन्होंने यूएस न्यूज़ एजेंसी को या उनको जो है वो नहीं फॉरवर्ड किया या ये वहां तक प्रूव नहीं होता, और नेशनल सिक्योरिटी या किसी एनिमी का प्रूव नहीं होता कि किसी को बेनिफिट हुआ है उससे, तो देन खान साहब को जो है वो उनकी पनिशमेंट आप क्लासेस के हिसाब से नीचे आ सकती हैं। अच्छा, अब जो स्टैंस जो लीगल टीम खान साहब की है उनका स्टैंस है, उनका स्टैंस भी टू सम एक्सटेंट जो है वो आप उसको टेकअप कर सकते हैं अगर वो भी उसको प्रूव कर पाए। देखिए मैंने पहली बात आपको बताई, द पर्सन हु असर्ट ही हैज टू प्रूव। अगर वो असर्ट कर रहे हैं कि जी खान साहब ने, क्योंकि उसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी की बात नहीं है, उससे कोई एनिमी को कोई फायदा नहीं होना था, ये हमारे इंटरनल मामला थे और हमारी अपनी हुकूमत गिरी है उसकी वजह से, और अगर इस चीज़ को वो प्रूव कर पाएँ कि जी हमने इस हद तक आइडेंटिटी की थी, तो देन जो है ये पॉसिबिलिटी है कि जी उनको जो है वो रिलीफ मिल सकता है खान साहब को। ये डिपेंड करता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग देयर टीम इज, कि खान साहब की लीगल टीम कितनी कॉम्पिटेंट इनफ है या वो कितने अच्छे से चीज़ों को डिसप्रूव कर सकते हैं कि जी हमारे ऊपर एलिगेशन को डिसप्रूव कर सकते हैं, अपने डिफेंस में अपना स्टैंड स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी जो मामला चल रहे हैं इसके अंदर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर प्रोसिक्यूशन जो है वो उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर सकती है, या जो अगर कैटेगरीज 3 प्रोवाइडेड हैं उसके मुताबिक अगर वो प्रूव कर सकते हैं और एविडेंसेस वो सबमिट कराते हैं, जो कि एविडेंसेस हो गई उसमें जो 8 विटनेसेस जो हैं वो उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई, बाकी मामलात हैं, अगर वो उसको अब ऑब्वियसली उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन, जिन्होंने अगर किसी ने वहाँ पे एज ए विटनेस जो है गवाही दी है फॉर एग्जांपल खान साहब के अगेंस्ट, तो खान साहब की लीगल टीम के पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी कि वो उसको फिर क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्रॉस एग्जामिन जब भी किसी केस में करते हैं, जो झूठे लोग होते हैं वो पकड़े जाते हैं, कि ये भी एक आर्ट है, आपने सच को निकलवाना कैसे। हम चूंकि इस केस की इन डेप्थ गहराई में आप पहुंच चुके हैं और चीज़ें कंक्लूड होती हुई नज़र आ रही हैं और हमारे ऑडियंस को भी आइडिया हो रहा होगा कि चीज़ें और केस किस तरफ जा रहा है, इससे भी ऑडियंस एज्यूम कर सकती है। सैफर केस आता है, उसके बाद खान साहब जो कुछ सैफर केस में कम्युनिकेट होता है उसी के अकॉर्डिंगली खान साहब की जमहूरी हुकूमत चली जाती है, फिर जो है वो चीज़ जो कम्युनिकेट होती है उसमें वो इस्टेब्लिश्ड हो जाती है। इसकी वेटेज, और सेकेंडली जो गवाहान सामने आ रहे हैं, जैसे आज़म खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे खान साहब के, उसका जो बयान है, उसका बयान जिस तरह के सर्कमस्टांसेस में दिलवाया गया है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरी दुनिया जानती है। एक बंदा गायब हो जाता है, उसके कुछ अरसे बाद वो सामने आ जाता है, उसका जो बयान है, जो स्टेटमेंट है, लीगली उसकी क्या वेटेज होगी। और थर्डली ये जो नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, यहाँ पे एक थिन लाइन है, एक है सिक्योरिटी के इंटरेस्ट, दूसरे है नेशनल इंटरेस्ट। अब ये दोनों सेंसिटिव बीट्स हैं, तो वेटेज कितनी है इस आर्गूमेंट में इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है वो जिस पे रिलाई कर रही है, कितना रिलीफ दिलवा सकती है खान साहब को। पहला क्वेश्चन आपका कि जी जो साइफर आया, आके हुकूमत गिरी और ये वो ऑल दैट, देखिए ये खान साहब जब अपनी गवाही देंगे, जब अपना बयान सबमिट कराएंगे
और अपनी तरफ से जो डिफेंस की तरफ से एविडेंसेस अक्यूज की तरफ से जब वो सबमिट कराएंगे तो ये उस वक्त उन्होंने प्रूव करना है कि उसमें कैसे हुआ। कि सबसे पहले प्रोसिक्यूशन ने अपना चालान बना के 173 की रिपोर्ट्स बना के जो जो एविडेंसेस, विटनेसेस, व्हाटएवर जो भी उनसे आज तक जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई वो उन्होंने बना के कोर्ट में जमा करा देना होता है। ठीक है, जब चालान सब सेंड अप टू कोर्ट हो जाता है उसके बाद चार्ज फ्रेम होता है। जब चार्ज फ्रेम हुआ तो कॉपी सप्लाई करने के बाद जो चालान की जो उनके खिलाफ एविडेंसेस हैं उनकी सारी जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे अक्यूज्ड को दिए जाते हैं। ठीक है। कि वो कॉपी रिसीव करते हैं और कॉपी रिसीव करने के बाद फिर चार्ज फ्रेम होता है। कोर्ट ये पूछती है चार्ज फ्रेम में भी अगर आप मतलब लोगों को ये भी अगर पूछना चाहें तो चार्ज फ्रेम का मतलब ये होता है कि अक्यूज्ड को डिस्क्लोज करना कि आपके खिलाफ ये ऑफेंस है, ये एलिगेशन है कि आपने ये ऑफेंस कमिट किया है और ये ऑफेंस के ये आपने मामलात किए हैं। यानी ऑफेंस को कोर्ट अगर उसकी डायरेक्ट एविडेंस वो है तो वो डायरेक्ट बता सकती है, वैसे कोर्ट उसको डिफाइन करके भी बता सकती है कि आपके खिलाफ ये एलिगेशन है, इस सेक्शन के अंडर इस लॉ को आपने वायलेट किया है और ये आपने ऑफेंस कमिट किया है। डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट? वो फिर क्वेश्चन करते हैं कि आप इसको गिल्टी प्रूव करते हैं या आप कन्फेस करते हैं कि आपने किया या नहीं किया। अगर वो कह दे कि नो आई डोंट प्लीड गिल्टी तो फिर वो ट्रायल की तरफ चला जाता है कि फिर प्रूव करने पे। अगर वो उसी वक्त कन्फेस कर ले कि जी हाँ जी मेरे से ये गलती हो गई या ये वो एटसेट्रा, फौरी तौर पे फिर कोर्ट उसको पनिशमेंट सुना देती है। ठीक है। अब क्या होता है खान साहब के केस में उन्होंने ये डेफिनेटली ये कहा है कि जी आई डोंट प्लीड गिल्टी, कि मैं मुजरिम नहीं हूँ या फॉर एग्जांपल कि मैं तो मतलब इसको ट्रायल को कंटेस्ट करूँगा। तो फिर अब एविडेंस स्टेज, फिर प्रोसिक्यूशन पे एविडेंस का आ जाता है कि वो एविडेंस करवाएंगे। फिर एविडेंस के बाद जब वो अपनी एविडेंसेस करा लेंगे फिर खान साहब की लीगल टीम उसको क्रॉस एग्जामिन करेगी। क्रॉस एग्जामिन करने के बाद क्या होगा, क्रॉस एग्जामिन करने के बाद खान साहब को राइट दिया जाएगा कि अब अगर वो अपनी जो 340 और 342 ऑफ सीआरपीसी के अंडर अगर कोई अपनी स्टेटमेंट या कोई अपना जो है वो एविडेंस, कोई भी विटनेस कुछ भी देना चाहें इस चीज़ को प्रूव करने के लिए जो आपने बात की कि जी अगर जैसे खान साहब का बयानिया कि जी नहीं जी वो ये हुआ और मेरे साथ ज्यादती हुई है, वो देखें उसको प्रूव करने के लिए उनको कोर्ट राइट देगी। अब वो अवेल करते हैं उसको या नहीं करते, कि वो उसके पास चॉइस होती है उसके पास कि वो उसको रिकॉर्ड कराना चाहता है या नहीं कराना। अगर खान साहब कोई अपने विटनेसेस जमा कराते हैं वहाँ पे उनको वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं विटनेसेस की भी, तो फिर दूसरी पार्टी के पास राइट होता है उसको क्रॉस एग्जामिन करने का। गॉट इट? ताकि सच बाहर आए। तो जब ये सारा कुछ हो जाता है फिर एक फाइनल आर्गूमेंट्स होते हैं, उसमें फिर कोर्ट के आगे दोनों लॉयर्स का टकराव होता है। उस जो कुलयन होता है उससे फिर कोर्ट अपना जो है वो जो भी ऑर्डर डिड्यूस करती है उसको पेरुजल ऑफ रिकॉर्ड से, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली वो जजमेंट सुना देती है। अगर प्रोसिक्यूशन का स्टैंस 100% हो जाए तो 100% वाली बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाली पनिशमेंट, अगर उनका 80% या 90% यानी कुछ चीज़ें रह जाएं लेकिन गिल्ट प्रूव हो रहा हो 100% ना हो रहा, तो फिर पनिशमेंट की इंटेंसिटी कम होती चली जाती है।